और अब बात करते हैं आज से शुरू हुई विधानसभा सत्र की। दरअसल आज से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा, या यूं कहें कि आगाज काफी हंगामेदार रहा है। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक जहां पर गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगा रहे थे, तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। गालीबाज वर्सेस वोट चोर, तीखे तेवर, बढ़ा टकराव, सत्र का हंगामेदार आगाज। राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। कांग्रेस विधायकों ने कथित वोट चोरी के मामले को लेकर सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा कर सरकार पर हावी होने का प्रयास किया, तो बीजेपी विधायक भी सामने आए और गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। बिहार में कांग्रेस ने नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का नाम लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जबकि शोक अभिव्यक्ति के दौरान हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस को घेरा। श्रद्धांजलि के दौरान हंगामा भारत और प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे विपक्ष से लोकतांत्रिक मर्यादा और उम्मीद दोनों पर सवाल उठते हैं। जब हम अपने ही साथियों को जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे, देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी, तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। इधर पहले विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की एंट्री भी हंगामेदार हुई। उसके बाद कांग्रेस ने पहले ही दिन सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके माइक बंद कर दिए गए, लेकिन वो सदन में चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को जमकर घेरेंगे। कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। जूली के बयान से तो ये साफ है कि कांग्रेस आगे भी चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच सदन के पटल पर विधेयक पेश किए गए, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक, कारखाना संशोधन विधेयक, माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक रखे गए। इसके बाद सत्र के सदन में दिवंगत नेताओं और हाल ही की त्रासदियों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक अभिव्यक्ति के बाद सदन को 3 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आपको जोधपुर से बताते हैं, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। एमडीएम हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन सहित शहर में कई बड़े इलाके, महत्वपूर्ण इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात अब खराब हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। देखिए रेलवे स्टेशन का यह हाल क्या है। और जोधपुर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ट्रैक डूबे हुए हैं। कई पॉश कॉलोनी है जहां पर पानी भर गया है। अस्पतालों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा हुआ है। वेटिंग रूम में भी पानी भरा हुआ है। नेहरू उद्यान का पेड़ गिरने से वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। घर में तक अब पानी पॉश इलाकों में भी घुस रहा है।
वहीं बूंदी का हाल भी कुछ जोधपुर से जुदा नहीं है। यहाँ पर भी सैलाब का सितम जारी है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लगातार कई घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही है। बूंदी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। सवाई माधोपुर और बूंदी में सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। सैलाब का सितम अभी भी लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरने की जानकारी मिल रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। ये देखिए, ये मोहल्ले की सड़कें दिखा रहे हैं, बाजार की सड़कें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि नदी नाले चल रहे हो। दरअसल ये नदी नाले नहीं चल रहे हैं, ये सड़कें हैं जो दरिया बन चुकी हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ के बस्सी इलाके में भारी बारिश से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां नाले उफान पर हैं और यही वजह है कि 6 से ज्यादा गांव का संपर्क भी कर चुका है। वहां के लोग खासे परेशान हैं। इन गांव के ग्रामीणों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खासी मशक्कत की है। खास तौर पर बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके परिजन जान जोखिम में डालकर उफनते पानी से होकर उन्हें लाने के लिए मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। और अब आपको टोंक लिए चलते हैं। यहाँ पर बनास नदी में एक युवक रपट पार करते हुए तेज बहाव में बह गया। करीब 1 घंटे तक वो पोल पकड़ते हुए लटका रहा। जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली, रस्सी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। तो यहाँ पर हिम्मत भी देनी पड़ेगी इस युवक की। 1 घंटे तक वो एक पोल के सहारे लटका रहा है और जैसे ही यहाँ पर पुलिस पहुंची, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन भी नजर आया है। रस्सी की मदद से इस युवक को बीच बनास नदी में रपट पार करते समय जो तेज बहाव में बह गया था, उसे बचाया गया है। जयपुर के नरेला का रैगर मोहल्ला 20 दिनों से 2 फीट पानी में डूबा हुआ है। हालत यह है कि यहाँ पर शव यात्रा को भी सड़क पर भरे हुए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा है। एसडीएम ने पालिका को पानी निकासी के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और एसडीएम को पत्र लेकर गुहार लगाई है। चूरू के सुजानगढ़ में जलभराव के चलते कलेक्टर अभिषेक सुराणा खुद ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। ठरडा रोड पर कलेक्टर खुद पानी निकासी करवाते नजर आए। कलेक्टर ने अधिकारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। तो पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। खुद डीएम अब अलर्ट मोड पर यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 7 अलग अलग तरह की मोटरें लग रही है जो पानी वहाँ से निकाल रही है। चापटिया पे 4 अलग अलग तरह की मोटरें लग रही है, अलग अलग कैपेसिटी में निकाल रही है। हाथों तालाब पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और नए और तरीके जिससे पानी थोड़ा जल्दी निकले। अभी हमने देखा कि ये सीवरेज लाइन जो है, इसके मार्फत हम जो है पानी और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पंप भी लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि मौसम अगर साथ देता है तो हम आने वाले जो है 36 घंटों के अंदर इन 3 पॉइंट्स को कर दें। साथ ही जो 2 और इशू हैं, एक जमालपुरा का, एक हमारे हरिजन बस्ती का, जहाँ पे भी पानी है, तो हमने अभी वहाँ की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करी है। और श्रीगंगानगर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर शिवपुरा में अतिक्रमण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण देवीलाल, उनके स्वास्थ्य में अब भारी गिरावट आ रही है। दरअसल अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर है और आपको पता है कि आम रास्ते पर दीवार बनाकर यह अतिक्रमण हुआ, जिसे हटाने की मांग को लेकर देवीलाल पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब उनके स्वास्थ्य में भी बताया जा रहा है कि गिरावट देखने को मिल रही है। कोर्ट से लेकर जिला कलेक्टर महोदय तक फिर चुका हूँ और आदेश भी कोर्ट का आ चुका है, लेकिन वीडियो साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और एक ही नाम से ये जो भागीरथ है बेगराम, उसके नाम एक ही तारीख को 2 पट्टे जारी हुए हैं। जो दिशा सही नहीं है, एक में उल्टा बना रखा है, सब उल्ट पुल्ट कर रखा है, और वहाँ जो 8 तक इसका है ना, उसमें भी रिकॉर्ड में गड़बड़ कर रखी है। खबर चूरू से आपको बताते हैं, जहां पर सरदार शहर तहसील के
सोनपालसर गांव में करीब 3 किलोमीटर दूर गुसाईजी धाम बाड़ी में अचानक जमीन धंस गई। इससे वहां पर करीब 50 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा हो गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौके पर जुटे हुए हैं। मिट्टी अभी भी धीरे धीरे धंस रही है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई। अब सभी को इंतजार है कि जांच के बाद असल वजह समझ में आए कि आखिरकार ये गड्ढा हो क्यों रहा है। सुबह 7 बजे सोनपालसर गांव से 3 किलोमीटर दूर गुसाईजी धाम बनी के अंदर एक गहरा गड्ढा है, वो ऑटोमेटिक हो गया है। लगभग 50 फुट गहरा हो गया है। अभी भी निरंतर मिट्टी है वो धसकती जा रही है। हमने सभी प्रशासन को सूचना कर दी है। पुलिस प्रशासन को, एसडीएम महोदय को, सरपंच महोदय को संपूर्ण हमने प्रशासन को सूचना कर दी है और ग्रामवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए रखें। श्रीगंगानगर के जैसर में बारिश के बाद 20 से 22 घंटे तक बिजली ना होने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय की तालेबंदी की और धरना शुरू कर दिया। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। धरने पर बैठे लोग अघोषित बिजली कटौती बंद करने और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये समस्याएं हल नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। जो धरना चल रहा है, ये विद्युत विभाग की जो लापरवाही है, गौर नहीं करना, अव्यवस्था, लाइट छोटे से फॉल्ट, छोटे से मौसम न खराब होते के साथ ही इन तुरंत प्रभाव से लाइट ही बंद कर देते हैं और 17 घंटे 19 घंटे लाइट नहीं आती है। धरना हमने बिजली बोर्ड के खिलाफ लगाया है। जो बिजली बोर्ड की लापरवाही, यानी कि लाइट 19-20 घंटे लाइट नहीं आती और ये FRT के बंदे इनके पास है नहीं, जो प्राइवेट ठेके पे दिए गए हैं। और मंडी के अंदर सभी लोग परेशान थे। परेशानी है कि परसों रात को छोटी सी बरसात हुई। बरसात होने के बाद लाइट बंद हो गई, उसके बाद 19 घंटे लाइट नहीं आई। डीग से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। बदमाशों ने बाप बेटे को गोली मार दी। आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे बदमाश। पुलिस बुलाने से नाराज थे बदमाश। आपसी कहासुनी के चलते फायरिंग कर दी। घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो न्यूज 18 आपको दिखाएगा। बदमाशों का तांडव डीग में देखिए। यहाँ पर बदमाशों ने बाप बेटों को। वहीं आज की बड़ी खबर 12 से आपको बताते हैं, RSS के पंथ संचालक में बवाल हो गया है और उसका वीडियो सामने आया है। एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में सकरी गली में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कल पथ संचलन में रास्ते को लेकर टकराव हो गया था। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला था। फिलहाल इलाके में अभी शांति बनी हुई है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इधर उधर भागते हुए सकरी गली है लोग नजर आ रहे। विपिन, लगातार वीडियो सामने आ रहे। एक और नया वीडियो, क्या बताता है ये वीडियो? बिल्कुल ये वीडियो यही शो कर रहा है कि जो कल यहाँ पर घटना हुई, पूरा घटनाक्रम हुआ RSS के पथ संचलन को रोकने के बाद, और किस तरह जो है लोग संचलन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो है वहां पर साफ देखा जा रहा है कि लोग जो है डंडे लिए हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस इसीलिए जो है प्रयास कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पथ संचलन जो निकल रहा है, शांतिपूर्ण से जो निकलना था, उसको कहीं बाधा हो और कोई पथ संचलन पर पथराव हो। और इसीलिए लास्ट अंतिम में दिख भी रहा है कि पुलिस जो है इन लोगों को खदेड़ रही है ताकि जो है दोनों पक्ष आमने सामने ना हो। और विपिन, बड़ी बात ये कि पथ संचलन जहां से भी निकलता है उसका पहले से रूट तय होता है, फिर ये टकराव की स्थिति क्यों बनी? अपने आप में सवाल ये बड़ा। बिल्कुल, इन्होंने पथ संचलन जो निकलना था उसका रूट जो है वो दे चुके थे पुलिस को, RSS द्वारा दिया जा चुका था और वही पथ संचलन यहाँ से निकलना था। लेकिन जिस इलाके से, जिस जगह से ये निकलना था, उस जगह को लेकर वहाँ के जो रहनुमा है, दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये जो है वो आपत्ति जता रहे थे कि हम जो है हमारे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। इसी बात को लेकर जो है ये पूरा हंगामा हुआ। और देखिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि किसी तरह दोनों पक्ष जब आमने सामने हो, दो समुदायों के लोग आमने सामने हो, और किस तरह से पूरी चीज को मैनेज करना था। और क्योंकि 12 में कई बार पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है जब दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है, और इसी तनाव को जो है पुलिस प्रशासन ने जो है
गंभीरता दिखाई, समझदारी दिखाई अपनी, और बड़ी ही आसानी से जो विपिन, है लेकिन बड़ी वो बात यह है कि जब रूट डिसाइड होता है तो पुलिस की तरफ से उसके लिए एग्रीमेंट होता है, कहने का मतलब है वहीं से अप्रूवल होता है, और उससे पहले अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत भी होती है कि भाई कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है या आरएसएस का पथ संचलन निकल रहा है तो आपको टकराव की स्थिति नहीं बनानी, सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो कि क्या सब कुछ बैठकें नहीं हुई थी? जी देखिए, पथ संचलन को लेकर जो है रूट जो है वो आरएसएस द्वारा जो है पूर्व में जो था रूट उससे बदलाव किया गया था, और उस रूट के बारे में जो है वो जो है उनको पता नहीं था उन लोगों को पूर्व में, मतलब इस जगह से यहाँ से निकलता नहीं था, और नया रूट इन्होंने ये चयन किया था, और इसी नए रूट के लेकर चयन पे लेकर ही जो दूसरे समुदाय की आपत्ति थी कि जो है आप इस रूट को जो है छोड़ दीजिए, इस रूट से मत जाइए, आपको जहाँ जाना है वो दूसरा रूट जो आप पूर्व में निकलते हैं वहां से निकलिए। लेकिन बार बार जो है लोग माने नहीं और इसी रूट से निकालने की। विपिन, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था दूसरे समुदाय को, और दूसरी बात यह है कि कोई भी गली मोहल्ले के लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई धार्मिक यात्रा कहाँ से निकले। ये पूरी तरह से निर्भर करता है पुलिस पर, प्रशासन पर। बिल्कुल यही बात है कि पुलिस के लिए यही चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि सड़क जो है वो सभी की होती है, और जो आरएसएस माना जाता है अमूमन पथ संचलन में कभी आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि पथ संचलन कर्ताओं द्वारा कभी ना कभी दिक्कत की गई हो, किसी को परेशान किया गया हो, आसपास उनसे कभी परेशानी हुई हो। बिल्कुल। विपिन, चलिए अब बेहतर ये स्थिति है कि शांतिपूर्ण वहां पर माहौल है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उधर बारां की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बारां में आरएसएस के पथ संचलन में टकराव के बाद जो माहौल था वो एकदम गर्म हो गया। इस बीच जल झूल नोल एकादशी पूर्व समेत यहाँ तमाम जो त्योहार हैं आने वाले उनको लेकर चर्चा की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बाकायदा बैठक की गई है। समाज के सभी लोगों से शांति और सद्भाव बनाने की अपील की गई है। साथ ही चेतावनी भी दे दी गई है कि कल हुए घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो सीएलजी की जो बैठक है सिटी की वो ली थी, उसमें जो आगे आने वाले अगले 10 दिनों में हमारे त्यौहार हैं सभी समाजों के, उनके संबंध में चर्चा करी गई, और कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके बारे में बात करी गई है। सभी चीज़ों में सहमति बनी है, सभी समुदायों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हम इसमें प्रोएक्टिवनेस बढ़ाएंगे। हर चीज़ की जो सूचना परमिशन है वो जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसकी अनुभूति दी जाएगी, उसकी पालना भी की जाएगी। डीडवाना में एक इंस्टीट्यूट संचालक ने ECCE कोर्स कराने के नाम पर छात्राओं के साथ ठगी कर ली। इसको बताया जा रहा है कि 20-30 छात्राएं हैं, इन्होंने थाने में जाकर संचालक अशोक कुमार के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अब संचालक इंस्टीट्यूट बंद कर चुका है। छात्राओं से 5, 10, 15, 20 हजार तक कोर्स के नाम पर लिए गए थे। करीब 50 से ज्यादा छात्राएं हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। से तो ना पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए, कुछ से 7 लिए, कुछ से 8 लिए, कुछ से 17 लिए, कुछ से 15 लिए, अलग अलग तरीके से पैसे लिए। लेकिन अब हमारा ना फोन उठा रहे हैं, कोई भी सर फोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो बोले तुम्हारे जो करना है कर लो। साल पहले हमारे एनटीटी का कोर्स होने के लिए गाँव में आए थे 2 अशोक सर और वो नरेश जी सर, उन्होंने बोला कि 100 रुपये लेंगे और वो देंगे, डिप्लोमा देंगे, उसका एग्ज़ाम होगा। पहले एग्ज़ाम पास होने के बाद में जिन जिन के नंबर आएंगे उस हिसाब से फीस ली जाएगी। हमसे 7-8 हज़ार रुपये लिए, और जिनकी फ्री हुई 1-2 जने की फ्री हुई थी उसमें, तो फिर उनको हमारे एग्ज़ाम देने के बाद में सोमवार टू सोमवार क्लासेज ली गई। फिर हमारे डिप्लोमा आधे लड़कियों को दे दिया, आधे लड़कियों को दिया ही नहीं।